हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट 2016 पेपर सेकंड जूनियर स्तर के लिए एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 के सभी 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके विस्तृत हल सहित सभी 60 प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। तो आज का जो पेपर होगा ये होगा आपका सीटेट 2016 पेपर सेकंड जूनियर स्तर के लिए अर्थात माध्यमिक स्तर के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने 2018 के वीडियो को देखा है एसएसटी का, अब आज के इस वीडियो में 2016 का देख रहे हैं। इसी प्रकार से बारी बारी से सभी आज तक जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट के पेपर 2 के, वो सभी हम लोग बारी बारी से एक एक सब्जेक्ट का देख रहे हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, सीटेट एसएसटी 2016 पेपर सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र क्लास 6 to 8 के लिए जूनियर स्तर के लिए एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन में कि संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। दोस्तों रोपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि का एक रूप है और इस प्रकार की कृषि एक बड़े भूभाग पर तकनीकी विधियों के माध्यम से की जाती है, जहाँ जैसे कि चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला या कपास की एकल फसलें उगाई जाती हैं। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों के निकट या कारखानों में इसका किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि के बारे में। चलिए नेक्स्ट आगे। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? तो यहाँ दोस्तों सेकंड नंबर के इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बंगलुरु या बंगलौर। क्योंकि मध्य एवं शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा का सबसे ज़्यादा लाभ वह शहर प्राप्त करता है जहाँ पर आधारभूत सुविधाएं, तकनीकी प्रगति और उद्योगों के विकास को प्रगति मिल रही हो। और भारत का बेंगलोर शहर प्रतिभाओं का शहर कहा जाता है। यह भारत का हाईटेक उद्योगों का एक केंद्र है और इसे भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, बेंगलोर सिटी को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे थर्ड क्वेश्चन है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। राज्य की विधायिका अंग से क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर डी नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करेक्ट हो जाएगा। देखिए राज्य की विधायिका का मतलब होता है नागरिकों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से निर्मित एक तंत्र जिसका कार्य होता है राज्य के लिए विधि का निर्माण करना। राज्य के 3 प्रमुख अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और ये तीनों अंग मिलकर शासन कार्य का संचालन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ 4 नंबर के इस प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी, जिसको कि FIR भी कहते हैं, दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। दोस्तों फौजदारी कानून के अंतर्गत आपराधिक मामले जैसे कि हत्या, चोरी, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध आते हैं और इन मामलों के निवारण के लिए सबसे पहले पुलिस के पास FIR दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद न्यायालय में
सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी होने पर सजा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 5वां प्रश्न है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, अपराध की जांच के दौरान पुलिस के द्वारा अक्सर जो है वो बल का प्रयोग करना देखा गया है, परंतु हाईकोर्ट के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पुलिस को अपराध की जांच के दौरान किसी को डराने, धमकाने, प्रताड़ित करने या गोली मारने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस तभी किसी अपराधी के साथ बल प्रयोग करेगी जब न्यायिक पद पर बैठा अधिकारी इसकी लिखित अनुमति प्रदान करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है कि भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। कथन बी कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। सही विकल्प का चुनाव करिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए गलत है लेकिन बी सही है। क्यों होगा दोस्तों, ध्यान देंगे। देखिए, भारत के संविधान के भाग 3 के अनुसार 12 से 35 तक, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी न होकर के राज्य को बाध्यकारी बनाया गया है कि वह लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करे। न्यायालय चाहे उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें कि आप देखेंगे अनुच्छेद 32 एवं 226 के अंतर्गत निचले न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च स्तर के न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ए गलत है लेकिन बी सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे 7वां प्रश्न है कि निर्देश दिया जा रहा है कि प्रश्न संख्या 7 से लेकर 9 के बीच में नीचे दिए गए अवतरण को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि पहिएदार कुर्सी व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की 3री मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। अब इसमें कह रहा है कि इस एक तरीके से अवतरण या गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 7, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है। तो अगर बात करेंगे इस तरीके के अवतरण में तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 15। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का बिल्कुल तरीके से निषेध किया गया है, प्रतिषेध किया गया है। परंतु उक्त अनुच्छेद जो ऊपर अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद में स्त्री, बालक या किसी रूप में असक्षम के लिए अलग से प्रावधान करने की बात निहित है। चूँकि रंजन यहाँ विकलांग है और उसकी क्लास 3री मंजिल पर है, इसलिए उसे सहारे की ज़रूरत होती है। राज्य का कर्तव्य है कि वह उसके लिए अलग से व्यवस्था प्रदान करे। शिक्षा प्राप्त करना सभी का मूल अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 21A ये कहता है कि शिक्षा जो है प्राप्त करना सभी का एक मूल अधिकार है। तो उस मूल अधिकार के हिसाब से उसके लिए व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है 8 नंबर पर कि विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है। तो यहाँ अगर बात करेंगे विद्यालय के लिए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। अर्थात
अर्थात ये हो जाएगा कि भारत सरकार ने विकलांगों की सहायता के लिए विकलांगता अधिनियम 1995 जब पारित किया था तो इसके अंतर्गत ये व्यवस्था बनाई गई थी कि किसी विकलांग व्यक्ति के लिए एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर जाने के लिए रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों का निर्माण किया जाए ताकि किसी भी कक्ष तक आसानी से पहुंचना आसान हो। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे अगला 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ अगर बात करेंगे रंजन के बारे में तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे कि विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने का अनुभव कर सके। अर्थात रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों द्वारा एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना एक सार्थक और उपयोगी पहल होगी। इसके माध्यम से छात्र रंजन की समस्या को खुद में अपने आप में स्वयं से अनुभव या समानुभूति करके रंजन की समस्या के निवारण के एक कोई मार्ग का चयन करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है 10 नंबर पर कि किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब किसी ऐतिहासिक तथ्य का वर्णन करने के लिए चयन किया जाता है तो उसे तथ्य या घटना के कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करने की बात को सबसे पहले ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे अगला 11वां प्रश्न है कि आप नए राज्य पाठ्य में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ्य के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत सेकंड पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा। तो यहाँ दोस्तों अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। क्यों? क्योंकि जब किसी तथ्य घटना या विषय के बारे में अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा होता है तो उसे क्षेत्रीय तथ्यों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तथ्यों का तुलनात्मक रूप से अध्यापन कार्य करना चाहिए। जैसे कि चोल राजवंश को पढ़ाते समय पुस्तक में चीन के तांग राजवंश के बारे में पढ़ाने एवं तुलना करने से छात्रों में अच्छी समझ और जानकारी विकसित होगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे 12वां प्रश्न है कि आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की क्लास में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी। तो अगर बात करेंगे तो यहाँ आपका सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा सबसे बेस्ट रिप्लाई हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि शिक्षक का यह कर्तव्य है कि छात्रों की शंकाओं एवं प्रश्नों का समाधान करे। जब क्लास में छात्र कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन कर रहे हैं तो अध्यापक को चाहिए कि वह सामाजिक यथार्थ के विभिन्न आयामों पर परिचर्चा का आयोजन करे और छात्राओं को समुचित ज्ञान प्रदान करने में उनकी मदद करे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला 13वां प्रश्न है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी और सी में सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। ए कह रहा है कि व्यक्ति अध्ययन, बी परिभाषाएं, सी दृश्य सामग्रियां। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी ए और सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब अध्यापक छात्रों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ाते हैं तो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के उत्कृष्ट कार्यों, उनके जीवन शैली और विभिन्न दृश्य सामग्रियों के बारे में बता करके विभिन्न प्रकार के घटनाओं क्रियाओं में एक संबंध स्थापित करते हैं। परिभाषा का प्रयोग किसी विषय को विश्लेषण करने में किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ए और सी यानी ए और सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है 14 नंबर पर कि पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि पुस्तकों के प्रत्येक अध्याय के अंत में कुछ प्रश्नों की सूची दी जाती है जिसका उद्देश्य अध्याय में अध्ययन की हुई सामग्री को समझने तथा उन प्रश्नों को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कुशल बनाने का सबसे जरूरी होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे अगला 15वां प्रश्न है
सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य उपयुक्त है? तो यहाँ अगर बात करेंगे 15 नंबर के इस प्रश्न में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों, सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अनुसार विद्यार्थी की प्रगति के आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि उन्हें उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे अगला 16वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि इतिहास आपके लिए सहायक होगा ए, वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, बी, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, सी, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। दोस्तों, अगर बात करेंगे इतिहास सहायक किस लिए है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी। देखिए, इतिहास अतीत में घटित हुई विभिन्न घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन की विषय वस्तु है, जो अतीत की वर्तमान के साथ तुलना करने में एवं वर्तमान का क्रमिक रूप से कैसे विकास हुआ यह समझने में सहायता करता है। तो ए और सी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आगे 17वां प्रश्न है कि एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिकी स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना यानी कि प्रोजेक्ट करवाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो यहाँ प्राथमिक स्रोत जो नहीं होगा वह हो जाएगा आपका उपन्यास, ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा दोस्तों? देखिए, किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते समय तथ्यों की महत्वता उपयोगिता होती है। साहित्यिक रचनाएं, पुरातात्विक स्रोत एवं यात्रा वृत्तांत प्रमुख है। साहित्यिक स्रोतों में आत्मकथाएं होती हैं, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार और मौखिक इतिहास एक शिक्षक के लिए उपयोगी स्रोत होंगे। उपन्यास जो है ये प्राथमिक स्रोत में नहीं आता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे अगला 18वां प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ अगर बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी, मनोविज्ञान राइट आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर विषयों को विभिन्न रूप में बांट करके अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र विषय को शामिल किया गया है। मनोविज्ञान इसमें समाहित नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत उक्त इन सभी विषयों को शामिल करने का निर्देश दिया गया था। यहाँ पे मनोविज्ञान नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट आगे अगला 19वां प्रश्न है कि जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे क्या करें, वे कर सकें उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। ऑप्शन नंबर आपका डी। जब कोई शिक्षक अपने छात्रों को दो व्यक्तियों के बारे में वर्णन करता है, तब सामाजिक विज्ञान के मानकों का उपयोग करने के लिए शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि छात्र उन दोनों व्यक्तियों के बारे में प्राप्त सूचना का परीक्षण करें, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे अगला 20वां प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? सामाजिक विज्ञान के सही वर्णन की अगर बात करेंगे हायर लेवल यानी कि माध्यमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है, अर्थात उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय छात्रों को तथ्यों एवं घटनाओं का विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता की क्रिया को प्रेरित करता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र को पढ़ाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे अगला 21वां प्रश्न पूछा गया है, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो यहाँ अगर बात करेंगे 21 नंबर के इस प्रश्न में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए परस्पर आदर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक समानता के सिद्धांत के अनुसार परस्पर आदर एवं सम्मान करना जैसे मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें दक्षता, उपभोक्तावाद और प्रतिस्पर्धा इस दायरे में नहीं आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे 22वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? तो यहाँ अगर बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वर्तमान समय में तकनीक के विकास एवं विस्तार का वर्तमान समय है, आधुनिक समय,
और इस आधुनिक समय में डिजिटल साक्षरता वर्तमान शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। विभिन्न प्रकार के सरकारी संस्थान, सरकारें एवं विभाग अपने क्रियाकलापों का ब्यौरा सरकारी वेबसाइटों पर डालते हैं, जहां से छात्र नगर निगम की भी उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे 23वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है। तो पाई आरेख के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जलाशयों का वितरण, सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि पाई आरेख, बार आरेख और आयत ग्राफ, ये सब सांख्यिकी के भाग हैं। पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह जलाशयों का वितरण प्रदर्शित किया जा सकता है। पाई आरेख एक वृत्ताकार आरेख होता है जिसमें कि विभिन्न अंशों के रूप दिए गए विषय सामग्री को विभाजन किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका जलाशयों का वितरण करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 24वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कक्षा 7 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी। सॉरी, कक्षा 7 नहीं 6 है। तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोब। प्रस्तुत प्रश्न में, इस प्रश्न में कक्षा 6 के छात्रों को पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सामग्री यहाँ पे ग्लोब होगा, क्योंकि ग्लोब की सहायता से छात्रों को पृथ्वी की परिक्रमण और परिभ्रमण गतियों को सबसे अच्छी तरह से समझाने में मदद मिलेगी, इसलिए आपका ग्लोब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आगे 25वां प्रश्न है कि दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चुनिए। ए कह रहा है कि श्रम की महत्ता, बी गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों प्रासंगिक हैं, अर्थात ए और बी दोनों कथन सही हैं, क्योंकि लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए श्रम की महत्ता और गृह व्यवस्था, इन दोनों के उत्तरदायित्व जो है वो प्रासंगिक हैं, क्योंकि स्त्री एवं पुरुष दोनों के श्रम करने की क्षमता एवं गृहस्थ के कार्य में भूमिका को लेकर चर्चा करना उपयोगी होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 26वां प्रश्न पूछा गया है कि विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी, स्रोत विधि आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इतिहास का अध्ययन विभिन्न प्रकार के स्रोतों के माध्यम से किया जाता है। एक इतिहासकार प्राप्त स्रोतों को तर्कपूर्ण गहन मंथन करके विभिन्न तथ्यों को प्रस्तुत करता है, अतः विद्यार्थियों को भी इतिहासकार की तरह सोचने के लिए स्रोत विधि का प्रयोग करके तर्क करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे स्रोत विधि राइट आंसर हो जाएगा। आगे 27वां प्रश्न है कि कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगा। तो कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि की बात करेंगे तो यहाँ पर किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छात्रों को कारखाना विषय पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी जो है औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना होगा। इसका प्रमुख कारण जिस विषय को छात्र अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखते हुए समझने का प्रयास करेंगे वह उनके दिमाग में लंबे समय तक याद रहेगा और अनुभव भी प्राप्त होगा, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 28वां प्रश्न है कि ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है कि यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। कथन बी, इसकी रचना प्रकृति में की गई थी। कथन सी, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो ऋग्वेद के बारे में अगर बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे इसमें से कोई भी विकल्प आपका सही नहीं होगा। इसमें सही क्या होगा ध्यान दीजिएगा। देखिए वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई। तो यहाँ पे ए आपका तो सही होना चाहिए। आगे समझिएगा, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ऋग्वेद की भाषा जो है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, जो आज की संस्कृत से थोड़ा सा भिन्न है। तो इसमें चारों प्रश्नों में दिया गया कोई भी विकल्प आपका जो है वो सही नहीं है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो दोस्तों इसमें आपका कोई विकल्प आपका सही नहीं होगा। बाकी ये आपका ए कथन जो है ये सही हो रहा है, लेकिन इसमें कोई विकल्प ए दिया ही नहीं है। तो 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ये जो है आपका सही था। बाकी इसमें 1000 से अधिक रचनाएं, ये भी सही था, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन देखिए वो दिया ही नहीं गया है, इसलिए आपका
ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको आंसर में ये सही मिलेगा ए, और ये सही मिलेगा बी, ए और सी, लेकिन इसमें कोई आंसर वैसा दिया ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे। 29वां प्रश्न पूछा गया है कि मानाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है? मानाकी पर्वत जो है ये आपका प्रशांत महासागर में है। मानाकी पर्वत हवाई द्वीप प्रशांत महासागर की सतह के नीचे स्थित है और यह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है और इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर इसकी जो है वो इसकी ऊंचाई है। इसे वाइट माउंटेन भी कहा जाता है, इसको वाइट माउंटेन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 30वां प्रश्न है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो बौद्धों के नियम, किसके? विनय पिटक एक ऐसा अभिलिखित है जो बौद्धों के नियम को दर्शाता है। देखिए त्रिपिटक आपने पढ़ा होगा, त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया एक बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन है और इसमें 3 प्रकार के जो त्रिपिटक लिखे गए थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के अंतर्गत बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। विनय पिटक के अंतर्गत संघ या मठों में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम का संकलन किया गया, जबकि अभिधम्म पिटक में दर्शन से जुड़े विषयों को रखा गया। तो ये बौद्धों के नियम को संकलित किया गया है विनय पिटक में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न है, 31वां प्रश्न है कि पटवारियों या लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? लेखपालों की कार्य की देखभाल जो है किया जाता है वो तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। भारतीय शासन व्यवस्था में अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों के आधार पर एक पद अनुक्रम तैयार किया गया जिसको कि लेखपाल के कार्यों की देखभाल तहसीलदार को जो है वो करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका तहसीलदार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 32वां प्रश्न है कि महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो महापाषाणों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए दक्षिण भारत में सबसे प्रथम संस्कृति के रूप में महापाषाण संस्कृति का विकास लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ करता था और इस संस्कृति के तहत मृतकों को दफनाने के बाद बड़े बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था, जिसे इतिहासकारों ने महापाषाण संस्कृति कहा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे नहीं हैं? भूकंपी तरंगे जो नहीं होंगी वो होंगी आपका पोताश्रय तरंगे। भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। भूकंपी तरंगे प्राथमिक, द्वितीयक और धरातली प्रकार की होती हैं, जिनमें प्राथमिक, द्वितीयक एवं धरातली तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में गमन करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पोताश्रय तरंगे जो हैं ये आपकी जो है वो भूकंपी तरंगों में नहीं आती हैं। बाकी ये अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो ध्वनि के समान होती हैं। द्वितीयक तरंगों में केवल ठोस में गमन करती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जो है प्रकाश तरंग के समान होती हैं। धरातली तरंग पृष्ठीय तरंग होती है, धरातली तरंग। तो यहाँ पे पोताश्रय तरंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे 34वां प्रश्न पूछा गया है, एजुसैट से क्या अभिप्राय है? एजुसैट का मतलब क्या होता है? एजुसैट का मतलब होता है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। एजुसैट जिसे कि हम जी सैट भी कहते हैं, GSAT-3 इसको कहा जाता है एजुसैट को। यह एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण जो है वो इसरो के द्वारा किया गया था 2004 में। 2004 में इसका प्रक्षेपण किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था 2004 में। चलिए नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो यहाँ अगर बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जीव मंडल। जीव मंडल का मतलब होता है जल, स्थल एवं वायु का वह क्षेत्र जहाँ जीव पाए जाते हैं। यह मंडल मानवीय क्रियाओं से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो इसको हम ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे अगला 36वां प्रश्न है, भारत का दक्कन का पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपका बहिर्भेदी आग्नेय शैल के द्वारा। भारत का दक्कन का पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, यह बहिर्भेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होती है। इन शैलों का समय के साथ अपर्दन होने के फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण इन क्षेत्रों में हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो यहाँ अगर बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए पठार राइट आंसर हो जाएगा। पठारी क्षेत्रों में खनिज निक्षेपों की प्रचुरता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पठार पृथ्वी पर द्वितीय क्रम का एक उच्चावच है और यह पृथ्वी के लगभग 1/3 यानी कि लगभग 33% भूभाग पर जो है वो पठार स्थित है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो छोटा नागपुर का पठार, जिसको कि छोटा नागपुर का पठार आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, और कर्नाटक मैसूर का पठार जो है भारत के खनिज के लिए सबसे ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे 38वां प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में लिखित 2 कथनों पर विचार करिए। कथन ए कह रहा है कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। कथन बी कह रहा है कि सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती हैं। सही विकल्प को चुनाव करिए। तो यहाँ अगर बात करेंगे लोकतंत्र में चुनावों के बारे में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, दोनों कथन जो है वो अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भारत के बारे में समय समय पर एक समयांतराल पर सरकार के चयन हेतु चुनाव का आयोजन कराया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि मिलकर सरकार का गठन करते हैं और देश की शासन व्यवस्था के संचालन, नियम कानून का निर्माण करते हैं। जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चयन करती है, परंतु विधि निर्माण में इनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, अर्थात जनता अप्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण में भाग लेती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता नियमित समयांतराल में होने वाले चुनावों के माध्यम से सरकार को बदल सकती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चहारबाग का एक स्थल नहीं है? तो मुगल चहारबाग का स्थल जो नहीं होगा वो हो जाएगा आपका कुवत उल इस्लाम मस्जिद, क्योंकि मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत निर्मित भवनों में आपका लाल महलवारी आता है, हुमायूं का मकबरा आ जाएगा, शालीमार बाग आ जाएगा, लेकिन कुवत उल इस्लाम मस्जिद सल्तनत काल का कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया एक महल था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 40वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचायती राज प्रणाली के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। समझेंगे दोस्तों, भारत के संविधान में पंचायती राज प्रणाली को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1993 के माध्यम से अनुच्छेद 243 के तहत अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं। प्रत्येक राज्य को पंचायती राज से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की छूट दी गई है। ग्राम सभा के सचिव का चयन राज्य सरकार करती है। जिला परिषद पंचायती राज के तृतीय स्तर यानी कि उच्च स्तर की संस्था है और ग्राम पंचायत की अवधि 5 साल के लिए होती है। चलिए नेक्स्ट आगे 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? तो यह किया गया है आपका कबीर का। मध्यकाल में धार्मिक सुधार आंदोलनों में कबीरदास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने निराकार ईश्वर की संकल्पना प्रस्तुत की तथा सबको समान बताया, जाति प्रथा छुआछूत का विरोध किया। इनकी रचनाओं का संकलन पंचवाणी और बीजक साखी शबद एवं रमैनी में संरचित है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कबीर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे 42वां प्रश्न है, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ अगर बात करेंगे गढ़कटंगा के बारे में तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़ करके उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। देखिए, गढ़कटंगा का गोंड राज्य मध्य भारत में स्थित था और इस राजवंश का संस्थापक अमनदास गोंड था।
और यह एक समृद्ध राज्य था जहाँ हाथियों का निर्यात करके धन कमाया जाता था। इस राज्य के राजा संग्राम शाह ने चंदेल राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। इसकी राजधानी चौरागढ़ थी और अकबर के समय रानी दुर्गावती अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी, जिसको कि अकबर ने हरा दिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 43 43वां प्रश्न है, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? तो यह कृति है आपका राष्ट्रकूट काल की। किस काल की? राष्ट्रकूट काल की। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और इनका निर्माण जो है वो 5वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। इनका निर्माण मुख्यतः राष्ट्रकूट शासकों के समय करवाया गया था और यह गुफाएं हिंदू, बौद्ध, जैन इन सभी धर्मों से संबंधित थी। एलोरा की गुफा संख्या 15 का भित्ति चित्र भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित करता है, जो कि राष्ट्रकूट काल में बनवाया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44वां 44, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको कि वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु प्रदान कर दूसरी वस्तु प्राप्त करना। इसे बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है। इस पद्धति में धन का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि जब तक मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तब तक व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में वस्तु विनिमय पद्धति अधिक प्रचलित थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? छत्रक शैल के अगर बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे रेगिस्तान आपका करेक्ट हो जाएगा, अर्थात छत्रक शैल जो है ये आपके पाए जाते हैं पवन के अपर्दन, अर्थात ये छत्रक शैल जो होते हैं ये पवन के अपर्दन से बनी एक स्थलाकृति होती है, जो कि एक तरीके से मशरूम के आकार की होती है। किसके आकार की? मशरूम के आकार की होती है। चट्टानों के निचले भागों में पवन के द्वारा अपर्दन के कारण ऐसी आकृति का निर्माण होता है। डेल्टा नदी के द्वारा निक्षेपण से निर्मित आकृति जैसे कि हिमनद, हिमोड़, हिमानी के अपर्दन एवं परिवहन के बाद निक्षेपित स्थलाकृतियाँ जैसे कि समुद्री गुफा, सागरी जल से निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं। तो उसी में से रेगिस्तान में एक जो है मशरूम की जैसी ये आपकी आकृति होती है, जिसको कि छत्रक शैल कहा जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो ये हुआ था आपका मुर्शीद कुली खान। औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह कमज़ोर सिद्ध हुए और इस समय क्षेत्रीय शासक शक्तिशाली होने लगे। 18वीं सदी में मुर्शीद कुली खान बंगाल राज्य का संस्थापक के नेतृत्व में बंगाल दिल्ली से स्वतंत्र हो गया। राइट आंसर हो जाएगा आपका मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में। नेक्स्ट आगे 47वां प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। वायुमंडल की परतें, ए यहाँ पे देखिए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल और डी बाह्य वायुमंडल। इसकी विशेषताएं आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो अगर बात करेंगे दोस्तों इसकी मिलान करने की, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का मिलान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए का चौथा क्षोभ मंडल जो है ये आपका हो जाता है, इस मौसम की लगभग सभी घटनाएं जो है वो क्षोभ मंडल में घटती हैं। बी का हो जाएगा आपका दूसरा। समताप मंडल जो है, समताप मंडल इसमें बी का तीसरा होगा, बी का तीसरा। समताप मंडल में इसमें जो है आपका ओजोन गैस की एक परत होती है समताप मंडल में। सी का हो जाएगा आपका दूसरा। मध्य मंडल जो है वो आपका अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और डी आपका वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल जो है इसमें आपका डी का हो जाएगा पहला, अर्थात आयन मंडल इस परत का एक भाग है बाह्य वायुमंडल में। तो ये आपका मिलान जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा इसके वायुमंडल की परतों के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट आगे अगला 48वां प्रश्न पूछा गया है
कि भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करिए। कथन ए कह रहा है कि वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। कथन बी कह रहा है कि वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। सही विकल्प का चुनाव करिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करेंगे चिकित्सा के बारे में तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु बी आपका गलत है। देखिए, वर्तमान समय में भारत में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं विकास से बड़े स्तर पर विदेशी मरीज भारत में इलाज कराने आते हैं, जिसका मुख्य कारण उन्हें यहाँ सस्ती एवं गुणवत्तायुक्त सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे 49वां प्रश्न है कि रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थीं कभी स्कूल नहीं गईं, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि? उन्हें पंडिता की उपाधि इसलिए दिया गया था क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। देखिए, पंडिता रमाबाई 23 अप्रैल 1858 से लेकर के 5 अप्रैल 1922 तक उनका मृत्यु, मतलब 23 अप्रैल 1858 को उनका जन्म हुआ था और उनका मृत्यु हुआ था 1922 में। एक प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारिका थी, कवित्री थी, संस्कृत की प्रकांड विद्वान थी। इन्होंने 1881 में एक आर्य महिला सभा की स्थापना किया था और इन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को शरण दिया जाता था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा रमाबाई के बारे में। नेक्स्ट आगे अगला 50वां प्रश्न है कि सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो यहाँ अगर बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि 1856 ईस्वी में इन्होंने घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और इनके बाद कंपनी किसी भी मुगल वंशज को बादशाह स्वीकार नहीं करेगी और न ही पेंशन देगी। 1849 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा किया था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल करके उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा और इसी निर्णय को देखते हुए बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। तो यहाँ पे आपका कैनिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे 51 नंबर पर अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ अगर गांधी जी के गलत कथन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। ये कथन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी का विचार बहुत विस्तृत था, लंबा था। उनका मानना था कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, लोगों में द्वेष भावना उत्पन्न हो रही है। यह शिक्षा प्रणाली पश्चिमी किताबी ज्ञान पर अधिक आधारित थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे 52 नंबर पर अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के बारे में निम्नलिखित में से 2 कथनों पर विचार करिए। कथन ए कह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। कथन बी कह रहा है कि यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। सही विकल्प का चुनाव करिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन बी आपका गलत है। कैसे? देखिए 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय शासन अधिनियम 1958 पारित हुआ, जिसके तहत भारत में कंपनी के शासन को छीन करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। शासन संचालन के लिए भारत सचिव के नियंत्रण में एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दिया गया। सेना में ब्रिटिश सेना की संख्या में वृद्धि और भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी की गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे अगला 53 नंबर पर अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ पर आपका सी राजगोपालाचारी नमक पर बढ़ रहे कर के खिलाफ गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल को दांडी नामक स्थान पर पहुंच करके नमक कानून को तोड़ा। और नमक आंदोलन में शामिल राष्ट्रवादी नेताओं में वयोवृद्ध नेता सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे 54 नंबर पर अगला प्रश्न है कि ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया है? तो अगर बात करेंगे ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के बारे में, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है 55 नंबर पर कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करिए। कथन ए कह रहा है कि उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। कथन बी कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। सही विकल्प का चुनाव करिए। तो यहाँ अगर बात करेंगे इसके लिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन आपके गलत हैं। क्यों? क्योंकि उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर शीर्ष न्यायालय है। यह सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के आधार पर कार्य करती है और अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ये भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 56 नंबर पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई है जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? तो कैलिको के बारे में अगर बात किया जाएगा यहाँ पे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूती कपड़े। कैलिको एक प्रकार की सूती वस्त्र है जो कि कालीकट बंदरगाह से यूरोप जाने पर वहाँ के लोग सूती वस्त्र को कैलिको यानी कि कालीकट से निर्यात होने की वजह से कहते थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, सूती कपड़ा आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे 57 नंबर पर अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सकें। अर्थात जब शिक्षक यह अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इस समस्या के समाधान के लिए अवांछित विषय सामग्री को कम करना और ऐसे विषय स्वरूप को विकसित करना आवश्यक होता है जो कम से कम विषय में अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान कर सके। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 58 नंबर पर अगला प्रश्न है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है कूपकी खनन। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों को प्राप्त करने के लिए कूपकी खनन विधि का प्रयोग करते हैं। खनन क्रिया जो है वो दो रूपों में होती है। पहला होता है सतह के बहुत बड़े क्षेत्र की खुदाई परत दर परत यानी कि विवृत खनन करना, और द्वितीय होता है कुआं की भांति सीधी खुदाई करना जिसको कि कूपकी खनन कहते हैं। और कूपकी खनन का मुख्यतः प्रयोग खनिज तेल और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए किया जाता है कूपकी खनन का प्रयोग। अगला 59 नंबर पर अगला प्रश्न है कि लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक संभाव्य संसाधन का उदाहरण है क्योंकि अभी यहाँ से यूरेनियम भंडार होने की जानकारी मिली है परंतु खनन का कार्य चालू नहीं हुआ है। नेक्स्ट आगे 60 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में, गर्म जल के झरने बनते हैं से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप। तो यहाँ आपका दोस्तों बात करेंगे तो गर्म जल के झरने से क्या बनता है? तो गर्म जल के झरने से बनता है भूतापीय ऊर्जा।
ऊर्जा के स्रोत के रूप में दो स्रोत होते हैं। प्रथम नवीकरणीय अर्थात गैर परंपरागत स्रोत, और दूसरा होता है अनवीकरणीय जिसको कि हम परंपरागत स्रोत कहते हैं। एक होता है आपका गैर परंपरागत स्रोत और एक होता है आपका परंपरागत स्रोत। तो ये दो प्रकार के संसाधन होते हैं। नवीकरणीय स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, बायोमास ये सब प्रमुख होते हैं, और गर्म जल के झरने से भूतापी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने CTET SST सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 जूनियर स्तर के लिए सभी 60 प्रश्नों को हल किया है, जो कि आपका ये आज का जो वीडियो था यह था आपका सितंबर 2016 का ये पूरा पेपर था। SST सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 जूनियर स्तर के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए। तो दोस्तों ये प्रश्न कैसे लगे, ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का।